गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए कृतिका भाग 1 से लेसन पाठ लेकर के आए हैं। इस जल प्रलय में, जल प्रलय यानी कि बाढ़ का प्रलय, बाढ़ का भयंकर रूप, जिसको लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। यहाँ पर मैं कहानी के विषय में बता रही हूँ। जैसे मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिमी, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह मांगते हैं। पनाह कहते हैं आश्रय लेना। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती कहते हैं सतह, जमीन की जो सतह होती है, पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मूंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाज़ा लगाते हैं। प्रति क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरफ से भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर कहते हैं जो सहायता देने वाले होते हैं, उनकी हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात है, हाई स्कूल में बाढ़ पर लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जयगंगा 1947 में, डायन कोशी 1948 में, हड्डियों का पुल 1948 में आदि छुटपुट रिपोर्टाज लिखे। यानी कि लेखक अपने लिए कहता है कि ये मैंने लिखे। मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि यानी कि बिना रुके वर्षा के कारण पुनः का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन, मुख्यमंत्री निवास प्लावित यानी कि जल से भर गया। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया। यह सूचना बांग्ला भाषा में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गए छे। और 5 बजे तक काफ़ी हाउस जाने के लिए शहर का मालूम हाल करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, काफ़ी हाउस में तो अबले पानी है। अबले का मतलब बहुत अधिक। चलो पानी कैसे घुस गया, कहाँ, वहीं देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत कहते हैं लगातार, अनर्गल बेतुकी बातें, अनघड़ जो बेडौल होती हैं, गद से भरी हुई स्वाद योग्यता यानी कि टेढ़े मेढ़े अक्षर, कुछ बोलना लिखना कभी बोर नहीं होते थे। मोहन मोटर स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और भी पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया क्या, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। जब भट्टाचार्य जी रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। वीमेंस यानी कि महिला कॉलेज के पास डूबाऊ पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। ये चारों ओर बाढ़ की भयंकरता को देख करके लोगों की बातचीत, आपस में वार्तालाप हो रहा है। हम जब काफ़ी हाउस के पास पहुँचे, काफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरवा कहते हैं मिट्टी के रंग जैसा झाग
फेन कहते हैं जहाग में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा है। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूध। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभ्य प्रणाम निवेदन से मेरे मुंह से कुछ अस्फुट यानी कि अचानक से अस्पष्ट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज़ है, यानी पानी का बहाव बहुत तेज़ है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय विनती भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल में गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस यानी हवाई जहाज़ का जो अड्डा होता है, दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज़ धारा का लाल हरे नियम विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उनसे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर यानी कि यादों पर धीरे धीरे एक गहरी कहते हैं मिट्टी के रंग जैसा आवरण कहते हैं ढकना आच्छादित हो गया, एक ढका हुआ दिखाई दे रहा था। हरियाली शने शने धीरे धीरे पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड यानी कि आधी उम्र का गंवार और ज़ोर ज़ोर से बोल उठा, जैसे अपने मुंह फुलाकर। जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू यानी कि पटना के लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्य गोष्ठियों में रहती है। इसके वक्तव्य में यानी कि इसकी बातचीत में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके। आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पानी की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण कहते हैं सुनने को उत्सुक होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु तुरंत ही सहज हो गए, यानी कि चेहरे के ऊपर सहजता के भाव हो गए। सभी लोग परेशान हो गए। सब चारों ओर देखते हुए आम आदमियों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि थोड़े उत्साहित भी थे। कोई रिक्शा पर चढ़कर, कोई टेम्पो और ट्रक पर चढ़कर अपने सामान लादकर खरीद बिक्री अपने स्थान को जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। एक पान वाले की दुकान खुली थी, उस पर अचानक बिक्री बढ़ गई, क्योंकि वहाँ पर एक रेडियो लगा हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर समाचार सुनने की जिज्ञासा से आता था और साथ में पान लेकर खाता था। पान वाले का एक आदमकद आईना, यानी कि आदमकद कहते हैं इतना बड़ा आईना जिसमें पूरा शरीर दिखाई दे जाए, वह बार बार अपनी सूरत को उसमें देखता था और हंस पड़ता था। थोड़ी देर ठहरेंगे हम यहाँ, तो कुछ लोग बड़े ही किसी क्षण ठाका मारकर हंस रहे थे। जरा इन बुजदिलों को तो देखो, डर के मारे कैसे हिल रहे हैं, इनका हुलिया यानी कि इनकी शक्ल देखो। चारों ओर वहाँ पर हर तरह की बातें उछाली जा रही थी। एक बार पटना डूब ही जाए, धनुषकोटी यानी कि एक स्थान का नाम था, पटना लापता न हो जाए, यानी कि सब इस प्रकार की बातें कर रहे थे। बाद में लेखक कहता है कि चलो गोलघर में किसी मुंडे कहते हैं कोई मुंडेर या कोई चबूतरा जिस पर बैठकर ताश खेला जाए। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यही माकूल मौका है जहाँ पर लोग छिपे बैठे हैं। इनकम टैक्स वालों को तो इसी मौके पर एक रेड लगाकर छापा मारना चाहिए और आसानी से यहाँ सब माल मिल जाएगा। राजेंद्र नगर चौराहे पर एक मैगजीन एक पुस्तक होती है, उसका एक कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएँ बिछी हुई थी। मैंने सोचा चलो एक हफ्ते की खुराक ले लूँ। क्या लूँ? रंगीन लूँ, फ्रेंच लूँ, जर्मनी लूँ, कुछ ऐसी किताबें लूँ
नहीं कुछ योग सिखाने वाली या कोई ऐसी सचित्र चित्र के साथ पुस्तक ले लूं। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। उसने कहा, किताबों को छोड़, कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे, यानी कि जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वही ज़्यादा पानी में फंसे मित्रों की सुधि लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क यानी कि विभाग की गाड़ी लाउडस्पीकर में जोर से घोषणा करते हुए राजेंद्र नगर पहुंची। हमारे गोलघर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़ी बड़ी इमारतों से टकराकर मंडराती हुई उसकी ध्वनि बंद हो जाती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है, क्योंकि उसकी आवाज़ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के साथ टकराकर वापस हो जाती है। भाइयों भाइयों भाइयों, एक अलमस्त यानी कि जो मस्ती में भरकर जवान रिक्शा चालक है, जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर घर लौटता है, गोलंबर के पास उसका गीत सुनाई देता है। सुन मेरे बंधु रे, अये न सुन मेरे मितवा। गोलगंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि करीब 12 बजे तक लोहानी, कक्कड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा। अतः आप लोग सावधान हो जाएं। सावधान के प्रति ध्वनि बार बार गूंज रही थी। बस उसी का डर है, अब ख़त्म होने वाला है। असल में बिल्डिंग में सिलेंडर में कोई ऊटर मीटर की तरह कोई चीज़ नहीं होती जो ये बताए कि सिलेंडर कितना चलेगा। 1-2 दिन का कोयला है, स्टोव है और किरासिन यानी कि मिट्टी के तेल की बोतल फ़िलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर वूटर की कोई चीज़ नहीं है और कब तक चलना आधम के, ये मैंने कहा। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान की ध्वनियाँ गूंज रही थी। नीचे ब्लॉकों में पानी भर गया था। नीचे के ब्लॉक में से सामान निकालकर किसी ऊंचे स्थान पर लोग जा रहे थे। सारा शहर जगा हुआ था। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। पीर मुहानी, सालिमपुरा, अहरा अथवा नवल किशोर रोड की है, उससे हलचल की आवाज़ आ रही है। 1-1:30 बजे रात्रि का पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। सोने की बहुत कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई। सोचा क्या लिखूं क्या ना लिखूं, कंपोज की टिकियाँ खाकर सो जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं। शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। नींद नहीं तो स्मृतियाँ आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेताब दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी, जो आज पूर्णतया कटिहार जिला बिहार में है, के इलाके में गुरुजी स्वयं भादुड़ी जी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे थे। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालू दिखाई दिया, यानी बालू का ढेर। हमने कहा वहाँ चलकर जरा अपनी टांगें सीधी कर लें, कुछ चहलकदमी कर लें। किंतु सावधान, ऐसे जगहों पर कदम रखने से पहले मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। 1949 इस बार महानंदा की बाढ़ में घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुँचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में लाया गया। एक नौजवान के साथ उसका कुत्ता आया। कुत्ता कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ा। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भयभीत हो गए, चिल्लाने लगे, अरे नहीं, कुत्ता नहीं जाएगा। तो वह बीमार नौजवान जो था वह छप से पानी में कूद गया। उसने कहा, जब हमारा कुत्ता नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक से पानी में गिर गया। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुशहरी कहते हैं गांव में जो गरीबों की बस्ती होती है उसमें एक नाचने वाला। राहत बटार गए। खबर मिली कि कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुँचे तो ढोलक मंजीरा की आवाज़ सुनाई दी। वे लोग नाच गाकर अपना मन बहला रहे थे, भूख को भगा रहे थे। एक बलवाही, एक डांस करने वाला व्यक्ति लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का भाव बनाकर नाच रहा है। धानी है, धरनी है। इसका मतलब यानी कि उसकी पत्नी घर छोड़कर मायके जा रही है। उसका घरवाला उसको मनाता है, राह से लौटाने लगा। इस पद के साथ ढोलक पर
जो ढोलक की ताल है वो तेज हो जाती है। धांगिड़ गिड़ गिड़ धांगिड़ गिड़ चकधुम 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 धुम चकधुम। ऐसा करते हुए कीचड़ पानी से लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड और खिलखिलाहट लहरें लेने लगती हैं। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उनको नहीं दे सके। बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद आ गई। क्यों आ जाती है? एक बार 1937 में सिमरमणि शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर यानी कि बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले का एक पौधे का भेला बनाकर उसी से काम चला रहे थे और जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनिया तबला ऐसे। 1967 में जब पानी राजेंद्र नगर में घुस आया, उस नाव पर सजे धजे युवक और युवतियों की टोली फिल्म देखकर कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने निकली थी। स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी थी, बिस्किट का डिब्बा खुला हुआ था। लड़की प्याली में चाय डालकर अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर मथ रही थी, तो शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र पुस्तक पढ़ रही थी। वॉल्यूम बज रहा था, ट्रांजिस्टर पर गाना चल रहा था। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलगंबर में नाव पहुंची। अचानक चारों तरफ ब्लॉक की छतों पर लड़कों ने एक साथ किलकारियाँ और सीटियाँ फपतियाँ कर वर्षा करने लगे। एग्जीबिशन तुरंत छुमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल हो काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर हो रहा था। कहाँ हो राम सिंगार, पनिया आ रह लो। सब लोग कहने लगे पानी आ गया। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक नहीं आया। कहीं अटक गया, कहीं रुकना था, रुक गया। तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई होगी। ऐसे यानी कि लोग अलग अलग प्रकार की बातें बना रहे थे। मुझे अचानक मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्ण बोरिंग रोड अथाह जल से घिरे। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे किस हाल में होंगे। टेलीफोन पर बात करने के लिए चौगा उठाया तो कोई घंटी, नंबर डायल किया तो सन्नाटा, कोई टूंग फूंग की आवाज़ नहीं आई। बिस्तर पर करवट लेते हुए एक बार मन में हुआ कि कुछ लिखूं, लेकिन क्या लिखूं? कुछ भी लिखना संभव नहीं है। क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा जाए? नहीं। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पहले अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन परवा यानी कि एक गर्भवती स्त्री एक गाय की तरह हमारी ओर देख रही थी। नहीं, वह भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़, सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता मूंदता, बेचैनी की वजह करवटें बदलता रहा, लेकिन कुछ लिखने का साहस नहीं हुआ। फिर अंतर चेतना ने झकझोर कर जगाया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। आ गयो पानी आ गयो, हो राम सिंगार, हो मोहन। ऐसे फिर मैंने अचानक आवाज़ सुनी। आंखें मलता हुआ उठा। पश्चिम की ओर थाने के सामने सड़क पर मोटी डोरी की शक्ल में मुंह में झाग लिए पानी दौड़ा आ रहा है, जैसे शाम को कॉफ़ी हाउस में देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल। उत्तर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं। यानी कि पानी को देखकर सभी लोग इतने बेचैन के साथ साथ इतने खुश नज़र आ रहे थे कि पानी कैसे आता है और कैसे रेला बनाकर आया। अपने उसकी जो लहरें थी वो उसके बाजू में नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार, पानी का बहाव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी पीछे पिछवाड़े में सशक्त बनने लगा। गोलंबर के पार गोल पार्क, चारों ओर पानी नाच रहा। आ गया पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। करंट है, कितना तेज़ है। सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का है। आ गयो। दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमश डूबता जा रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, टेप रिकॉर्ड होता तो बाढ़ को मैं बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना जाना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ तो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता।
देखते देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। जब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था, भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़ चाय वाले की झोंपड़ी गई, चली गई, एक एक करके। काश मैं अपने कैमरे में कैद कर लेता। एक टेप रिकॉर्ड होता तो क्या होता। अच्छा है इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। कलम थी, वह भी चोरी हो गई। अच्छा है कुछ भी नहीं है। बच्चों, ये मैंने पूरी कहानी का सार आपको पढ़ाया है। आप इस कहानी को घर में पढ़ेंगे और याद करेंगे।